हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 26 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है 2026 के पद्मा अवार्ड्स विनर के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा इस साल का पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण किसको मिला है। ऐसे तो बहुत सारे इसमें अवार्डी हैं, लेकिन आपको मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊँगा। बट मेन होगा स्टैटिक पोर्शन कि पद्मा अवार्ड क्या होता है, क्यों दिया जाता है, और ये जब देने की प्रक्रिया होती है तो कौन कौन मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और यूपीएससी से कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिपब्लिक डे पे आपको पता है कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो यहीं पे शौर्य चक्र भी दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा शौर्य चक्र किसको दिया गया है, तो आपको दोनों समझ में आएगा कि सिविलियन अवार्ड क्या होते हैं और जो आपके मिलिट्री मेडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा वॉर टाइम पे जो दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आप पीवीसी देखते हो, महावीर देखते हो। फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि क्या है, कैसे जो आपके पीस टाइम के होते हैं वॉर, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होते हैं, ये किस तरीके से दिए जाते हैं वो सब कुछ आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लकुंडी एक्सकवेशंस के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये एक्सकवेशन जो हुई है इसमें क्यों नियोलिथिक रेलिक्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, और क्यों इस पे फोकस हो रहा है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड की कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कोर्ट ने क्यों कहा है कि कोई भी कोर्सिव स्टेप नाम दे करके कभी भी कोई एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताऊंगा कोर्ट ने कोर्ट के ही ऊपर कैसे पाबंदियां लगाने की कोशिश की है, और मैं आपको समझाऊंगा कि कोर्ट क्यों कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है तो उसमें कोर्ट को ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। ये सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, और मेंस के लिए काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को अपहेल्ड कर रहा है कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और यूएई के रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे बात करूंगा रिलेशन क्यों इस समय न्यूज़ में है, क्या क्या यहाँ पे रीसेंट अपडेट आए हैं, क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है दोनों कंट्री में, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं आजीविका मिशन के ऊपर। यहाँ मैं आपको मैं बताऊंगा क्या है ये मिशन, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल में टू द पॉइंट रखूंगा, जिस चीज़ में जितनी की ज़रूरत है उस पर उतना ही टाइम दिया जाए। अगर मैं एक एक वर्ड बताने पे आऊँगा तो एक आर्टिकल ही 10 मिनट लेकर के जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी, जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं, मैं बहुत ही कट शॉर्ट करके चीज़ें टू द पॉइंट उतनी ही बताता हूँ जितने से एटलीस्ट आप 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली निकाल सको अपने प्रीलिम्स के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस सुबह चाय की चुस्कियों पे न्यूज़ को सुन रहे हैं। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बार का 26 का जो अवार्ड दिया गया, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 131 अवार्ड्स दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 5 थे और पद्म भूषण 13 थे। अब यहाँ पे आपको पांचों के नाम नहीं पता होना है, बट स्टिल एक बार बस पढ़ लेना। आपसे पद्म विभूषण ध्यान दोगे तो इसमें आप ध्यान दो जो केरला के सीएम हैं धर्मेंद्र, जिनकी डेथ हुई थी एक्टर, उसको, फिर जस्टिस केटी थॉमस, एजुकेशनलिस्ट पी नारायणा और वायरलिस्ट जो है एन राजम को मिला है। ये आपको पता होना चाहिए। पद्म भूषण के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे कुछ एक दो नाम मैंने लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत डिटेल नहीं करना है हर चीज़ों को। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैमूटी एक्टर हैं, अलका याग्निक हैं, उदय कोटक हैं बैंकर, तो इन सबको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला हुआ है। तो पद्म विभूषण जो होता है वो ज़्यादा ऊपर होता है कंपेयर टू भूषण। फिर नेक्स्ट पे आता है पद्मश्री। अब बात होती है कि इसमें कौन कौन सी फील्ड कवर होती हैं इन पद्मा अवार्ड में। तो ये सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस और इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, ये सारी कुछ फील्ड होती हैं जिस फील्ड में अगर कोई एक्सेप्शनल वर्क करता है, कोई डिस्टिंग्विश सर्विस देता है तो उसे पद्म विभूषण मिलता है, और अगर कोई डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर करता है उसे पद्म भूषण मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब यहाँ पे भी ये कुछ डेफिनेशन नहीं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस, व्हाट ऑल सर्विसेज विल बी काउंटेड एज डिस्टिंग्विश्ड और व्हाट ऑल सर्विस विल बी काउंटेड एज एक्सेप्शनल, ये ज्यूरी के ऊपर होता है। तो अब यहाँ पे जो पद्मा अवार्ड है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, सिविलियन ऑनर है जो हर साल रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे तीनों अवार्ड के बारे में आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, ये ऐसा नहीं है कि
केवल पब्लिक या फिर आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही मिलेंगे, ये प्राइवेट पर्सन को भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं और यूपीएससी अक्सर एक्सेप्शंस से ही सवाल उठाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, जो आपका अवार्ड दिया जाता है उसमें नॉमिनेशन को इनवाइट किया जाता है, जिसमें सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन दे सकती है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे सेल्फ नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। मान लो आपने खूब सारा चैरिटी वर्क किया, फिर आओ आकर के बोलो भैया ऐसा है, हमको ना आप दे दीजिए पद्मा अवार्ड। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया और खुद ही जा करके बोल रहे हैं भैया हमको ना नोबेल पीस प्राइज दे दो क्योंकि हमने ऐसा ऐसा काम किया है। अरे जब खुद अवार्ड मांगना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आप जो भी काम किए दिखावेगा कियो। अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है आपके बिहाफ पे कि आपने अच्छे काम किए हैं और उस अच्छे काम के लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए, तब तो कुछ बात भी बनती है। तो इसका स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन की जब बात हो तो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है और फाइनल अप्रूवल फाइनली आपका प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करूं इसकी जूरी में, तो पद्मा अवार्ड एक कमिटी बनती है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा इस चेयरपर्सन हेड की जाती है। अब यहाँ पे लिख देंगे होम मिनिस्टर, यहाँ पे लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकती है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये जो अवार्ड है ये पोस्टहोमसली भी दिया जा सकता है, मतलब डेथ के बाद भी इंसान को वो अवार्ड दिया जा सकता है, उनके जो मेंबर्स होंगे उनको दिया जाएगा। ये फॉरेन नेशनल एनआरआईज के लिए भी अवेलेबल होता है। क्वेश्चन दे सकते हैं कि पद्मा अवार्ड्स आर गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पद्मा अवार्ड कैन बी गिवन व्हेन एनी पर्सन डू और डज सेल्फ नॉमिनेशन। तो हर जहां कैन जो स्टेटमेंट होता है वर्ड में, वो गलत, जरूरी नहीं कि सही ही होगा, वहां पे गलत भी हो जाता है, बशर्ते आप क्या समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पद्मा अवार्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं जो 2021 में सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न और पद्मा अवार्ड। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो पद्मा अवार्ड है ये आर्टिकल 18 में टाइटल के अंडर में नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पद्मा अवार्ड किसी को दिया गया है तो बोल दिया जाए कि भैया आपको तो टाइटल दे दिया गया है और ये वायलेट कर रहा है। क्योंकि अगर कभी स्टेट, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है ना, तो गवर्नमेंट कभी किसी को कोई अगर दे रहा है अवार्ड, तो अवार्ड को आप टाइटल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोली गई है कि जो कुछ भी अवार्ड दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन मेरिट बेसिस। लेकिन कोई इंसान इसको टाइटल बना के यूज़ नहीं कर सकता। अगर टाइटल बना के यूज़ करेगा तो उसे अपना जो अवार्ड है वो देना पड़ जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं दे आर टाइटल, क्या ये टाइटल है? एब्सोल्युटली नॉट। पद्मा वर इंस्टीट्यूटेड इन 1944 एंड वर सस्पेंडेड ओनली वंस। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कह रहे हैं द नंबर ऑफ भारत रत्न इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्या ये सही है? नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो 1 2 3 तीनों नहीं सही है यहाँ पे। तो यूपीएससी अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगी, आपको फोकस करना है डायरेक्टिव वर्ड के ऊपर। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे शुभांशु शुक्ला को जो स्पेस गए थे उनको अशोक चक्र दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान होगा, मैंने शुरुआत में बताया था अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। तो अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो अप्रूवल अथॉरिटी होती कौन होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा वो अप्रूव किया जाता है। यहाँ पे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पर्सनल होते हैं उनको दिया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर एक्सेप्शनल करेज और डिस्टिंग्विश सर्विस, कभी ऑपरेशन में या कमांड रोल में अगर उन्होंने कुछ किया होता है। अगर मैं कुछ टॉप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं तो अशोक चक्र जो हाईएस्ट पीस टाइम, मतलब कभी वॉर नहीं हो रही है, ठीक है, वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है, और जब वो वॉर डिक्लेयर नहीं होती उसे पीस टाइम कहा जाता है। लेकिन पीस टाइम में कोवर्ट ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस या डिफरेंट वर्क चलते रहते हैं। तो अगर उस समय कोई काम कर रहा है तो उसको अशोक चक्र दिया जाएगा। मतलब कोई ऐसा एक्सेप्शनल बहादुरी वाला काम किया गया है तो उसको अशोक चक्र से नवाजा जाता है। तो इस बार जो आईएसएस में गए थे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उनको ये अवार्ड से दिया गया है, इस नवाज से उनको नवाजा गया है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में क्या फर्क होता है। तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में कुछ अवार्ड के नाम जरूर दिमाग में रखिएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये ऐसे अवार्ड्स हैं जब पीस टाइम चल रहा है, मतलब कोई वॉर नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ काउंटर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, रेस्क्यू स्पेशल मिशंस चल रहे होते हैं, जहाँ पे उस इंसान ने कुछ एक बहुत ही बहादुरी का काम बेसिकली किया होगा, तो इस वजह से वो अवार्ड उनको दिए जाएंगे। ठीक है, अब वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड ये भी ध्यान में होना चाहिए आपके। अब यूपीएससी अक्सर क्या करे, बोल देगा अशोक चक्र इज अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं वो ब्रेवरी के दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली जब वॉर, लड़ाई चल रही होती है
उसके अंदर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 चक्र जो होते हैं जब कभी युद्ध चल रहा होता है उस समय दिए जाते हैं। युद्ध के समय कभी अगर कोई एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाता है उन्हें ये दिया जाता है, और जब पीस टाइम युद्ध नहीं चल रहा होता और तब कोई बहादुरी का काम करता है तो उसे ये ऊपर वाले दिए जाते हैं। इसमें अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र दिए जाते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो बाकी मुंबई अटैक हुआ था वहां पे जो मिला था वो पीस टाइम का अवार्ड था, कोई वॉर नहीं डिक्लेयर हुई थी। लेकिन जब आप ध्यान दोगे इंडो पाक वॉर हुई थी, कारगिल वॉर हुई थी, तो इस समय क्या हुआ था, इस समय ये आपके वॉर के टाइम की सिचुएशन थी, तो उनको पीवीसी दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। तो बेसिकली तरीका होता है जिससे आपको समझना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी अगर करेंगे तो क्या करेंगे, पीस टाइम को रिप्लेस कर देंगे वॉर टाइम के साथ, वॉर टाइम को रिप्लेस कर देंगे पीस टाइम के साथ। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब ये ये यूपीएससी एनडी में सवाल पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, अबाउट गैलेंट्री अवार्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर अशोक चक्र क्लास 1, 2, 3। अब अक्सर ये ऐसा लिख देंगे कि देख के आपको लगेगा हाँ ये तो सही होगा, बट दिस इज नॉट राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल यहाँ पे सही है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है लकुंडी एक्सकवेशन के ऊपर। अब पहले समझिए ये है कहाँ पे, लकुंडी कर्नाटका में एक जगह है। अब यहाँ पे क्या है, नियोलिथिक मतलब जो आपका एकदम नव पाषाण काल जिसे कहते हो या न्यू स्टोन एज जिसे कहते हैं, तो उसके रेलिक्स मिले हैं जब एक्सकवेशन हो रहा था कोट वीरभद्रेश्वर टेम्पल में। ठीक है, अब जब वहाँ पे ये वीरभद्रेश्वर टेम्पल में एक्सकवेशन किया जा रहा है तो बेसिकली ये टेम्पल तो लेटर ऑन बना होगा, न्यूलिथिक तो उससे भी पहले होगा। तो ये जो आपका एक्सकवेशन में डिस्कवरी हुई है, इससे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नॉमिनेशन है वो काफी मजबूत हो जाता है लकुंडी एक्सकवेशन पे। तो अभी लकुंडी को जनरली एक बार कहा जाता है विलेज ऑफ हंड्रेड्स वेल्स एंड टेम्पल, जो कि 11-12 सेंचुरी में जहां जो चालुक्य एम्पायर था उसमें काफी जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वीन अत्तियम्बे जो थी वो जैन पेट्रॉन थी जनरली, तो उनके लिए भी इनको जाना जाता है, एसोसिएट होते हैं टेम्पल्स के साथ वो। यहाँ पे इतने सारे रिलिक्स मिले थे, बट आपको समझना क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो साइट है इसी साइट पे न्यू स्टेन एज थी, फिर इवेंचुअली चल के यहीं पे टेम्पल बने हैं। तो अभी जो एक्सकवेशन हुआ है यहाँ पे न्यूलिथिक के रिलिक्स मिले हैं। ठीक है, अब न्यूलिथिक क्या है, न्यू स्टोन एज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7000 से 1000 बीसी में थी। अब आप ध्यान दोगे तो ये जो न्यूलिथिक रिलिक्स मिले लकुंडी में, इसका मतलब क्या है कि जो जगह है ये चालुक्य, जैन और बासवेश्वर पीरियड के पहले थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ये जब डेवलपमेंट लेटर ऑन हुए हैं वहां पे उससे भी पहले ह्यूमंस रह रहे थे, इसी वजह से हमें वहां पे एक्सकेवेशंस में मिले हैं। आपको यूपीएससी के लिए क्या पता होना चाहिए कि ये जो लकुंडी है बेसिकली ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये क्या कोई न्यूलिथिक साइट है, एब्सोल्युटली है, लेकिन इसी पे कंटेम्प्रेरी आगे चल के जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी वहीं पे टेम्पल भी बनवाए गए थे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, आपको मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, आप उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ये आपका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को कहा है, ठीक है, बाकी जो आपके लोअर कोर्ट है उनको ये कहा गया है कि आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करो। अगर ऐसा बोल रहे हो दैट शुड बी एक्सेप्शन, आप रूटीन बेसिस पे नहीं बोलोगे इस समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई लैक नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट तभी इंटरवीन करेगा जब बहुत ही ज़्यादा डीले हो रहा है और एक्चुअली में वहाँ पे प्रेजुडिस हो रहा है। और एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भैया आप जो है ये नहीं बोलोगे नो कोअर्सिव स्टेप, मतलब ये जनरली कोर्ट क्या कहते हैं, जो आपकी स्टेट्स होती हैं, पुलिस होती है, उन्हें कहते हैं कोई भी कोर्सिव स्टेप्स आप नहीं लोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया आप ये सब मत बोलिए, क्योंकि ये सब अगर आप बोल रहे हो तो ये सब बहुत ही वेग है, पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी। भैया व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो कोर्सिव स्टेप, अगर आपको ये बोलना है तो आप प्रॉपरली डिफाइन करिए, आप रीजन दीजिए। ठीक है, तो ये अगर आप नहीं दोगे तो ये सारी चीज़ें बोलना सही नहीं है, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। फिर उनका कहना है भैया अगर आप अरेस्ट से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो किसी भी कन्विक्ट को, और वो दे रहे हो विदाउट क्वेश्चनिंग एफआईआर, तो वो जनरली अनजस्टिफाइड है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप दो, आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन देना है, बट एफआईआर क्वैश करो। और एफआईआर क्वैश करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं कोर्ट बोलेगा भैया एफआईआर खत्म कर दो, तो जस्टिस के ऊपर आ जाएगी ना बात। और अब आप जनरली हो क्या रहा है कि एफआईआर चल रही है, उसी मेन टाइम पे प्रोटेक्शन भी दे दिया जा रहा है, तो ये चीज़ अनजस्टिफाइड कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सवाल उठता है ये कहा क्यों है? क्योंकि पुलिस के पास स्टैट्यूटरी ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। अगर जुडिशियल ओवर इंटरफेरेंस होगा उसमें, तो उससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी अंडरमाइन हो जाएगी और सेपरेशन ऑफ पावर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा उसके साथ। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे हाई कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो लेसन होगा और जो पुलिस की ऑटोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होगी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है उसमें। इससे क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी इंश्योर होगी। जो जुडिशियल ऑर्डर्स पास होते हैं वो थोड़ा सा क्लियर तरीके से पास होंगे। जो मिसयूज होता है नो कोअर्सिव स्टेप का, वो जनरली क्या होगा, वो थोड़ा सा रुकेगा। अगर बोलेंगे तो प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि नो कोअर्सिव स्टेप में आपको कौन कौन से स्टेप्स नहीं लेने, कौन कौन से लेने हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात है। अब यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो पर्टिकुलरली मेंस में, जब आपके सामने कोई आंसर्स मेंशन कर रहे हो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, तो वहां पे इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल है। अब देखिए एडिटोरियल इतना बड़ा है, ठीक है। अब लेकिन आपको मैं टू द पॉइंट बताता हूँ हुआ क्या है। तो यूएई की जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद, वो इंडिया उनकी विजिट हुई थी 26 में। अब जो विजिट हुई उससे मल्टीपल आउटकम्स निकले, जैसे हमारी डिफेंस पार्टनरशिप हुई थी, स्पेस में कोऑपरेशन हुआ था, एआई सुपर कंप्यूटिंग, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और जो एलएनजी डील थी, ये सारी की सारी डील का टारगेट था 200 बिलियन ट्रेड टारगेट करना। अब इसी में हमने स्ट्रॉन्ग पुश दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, धुलेरा, फिर आप देखो गिफ्ट सिटीज, ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें हम लोग अपनी ट्रेड ग्रोथ को और ज़्यादा पुश करने की कोशिश की है यूएई के साथ। सवाल उठता है कि ये जो चीज़ें हुई ये मैटर क्यों करती हैं? ये शो करती हैं कि इंडिया और यूएई का रिलेशन किस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है ट्रस्ट के ऊपर, और एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ को भी शो करता है। अब यहाँ पे इंडिया गेन करेगा स्टेबल गल्फ पार्टनर, क्योंकि अब आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट में कितनी अनसर्टेनिटी हो रखी है। अब जो यूएई के साथ इस तरीके से डील होगी तो हमें एक स्टेबल गल्फ पार्टनर मिलेगा जो कि सपोर्ट करेगा एनर्जी सिक्योरिटी में, डिफेंस में। और यूएई इंडिया को भी कंसिडर करता है एज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अब ये जितनी भी चीजें हुई हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया और यूएई की टाई जो है एमर्ज होगी एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में, जो कि बहुत अनसर्टेन हो रखा है। इससे बूस्ट होगा ट्रेड, एमएसएमई, इंफ्रा, क्लीन एनर्जी, और यहाँ पे इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और जो मल्टी अलाइनमेंट पोस्चर है वो भी और ज़्यादा मजबूत होगा। इंडिया की पोजीशन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें और ज़्यादा मजबूत होगी। जो मेना है, मेना का मतलब क्या होता है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन की जो एरिया है वहाँ पर भी हमारी मजबूती और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ये आप जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन में कभी भी इंडिया यूएई के रिलेशन पे पूछा जा रहा है तो आप लिख सकते हैं कि इंडिया और यूएई किन एरियाज में रिलेशनशिप है उनकी और वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगी दोनों कंट्रीज को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है आजीविका मिशन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, शिवराज सिंह चौहान ने जब ये मिशन के बारे में बता रहे थे तो इसको कहा गया है कि ये वुमेन लेड मूवमेंट बन चुका है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है ये। ठीक है, कौन सा? आजीविका मिशन। अब आजीविका मिशन का मतलब क्या है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट, मतलब आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन देना, एम्पावरमेंट देना वुमेन को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसको ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के लिए। यहाँ पे मेन जो स्केल रखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ वुमेन को लिंक किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। क्रिएशन ऑफ 3 करोड़ लखपति दीदी, मतलब हर एक जो वुमेन है वो 1 लाख से ऊपर एनुअल इनकम कमाए। अब है क्या, आजीविका मिशन इज इक्वल टू आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं, उसी का कन्वर्जन है आजीविका। मतलब आजीविका जो आपकी जीविका होती है उसके लिए ये मिशन बनाया गया था। 2011 में ये लॉन्च किया गया था। मतलब ये जो आपका देख रहे हो दीनदयाल अंत्योदय, इसका मेन एम क्या था? रिड्यूस करना रूरल पॉवर्टी बाय ऑर्गेनाइजिंग वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे मीन्स में क्या है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो पर्टिकुलरली वहां पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये टॉपिक। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा आजीविका मिशन का? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रूरल जो वुमेन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ आएंगी और आकर के कुछ ऑन्टरप्रेन्योरशिप का, कुछ बिजनेस काम करेंगी जिससे उनकी इनकम, सेविंग और क्रेडिट
क्रेडिट एक्सेस भी मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है, इनकम की सस्टेनेबिलिटी अलग अलग रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, अभी भी वुमेन्स के पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है, मार्केट के साथ उनका लिंकेजेस नहीं है। वो प्रोडक्ट तो बना ले रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, और फिर जो क्वालिटी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वेरी कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, और जो क्रेडिट मिलना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को उसका भी डीले काफ़ी ज़्यादा है, और सब्सिडीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। सो दीज ऑल आर काइंड ऑफ चैलेंजेस टू आजीविका मिशन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।